नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अजीत डोभाल के इस बैठक में हिस्सा लेते ही पाकिस्तान में मची खलबली। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में सेना के काफिले पर फिर हमला, 3 सुरक्षा कर्मियों की हो गई है मौत। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि आधुनिकता के साथ परंपराओं को मजबूत करेगा भारत, G20 की अध्यक्षता, गर्व की बात, पीएम मोदी ने कही ये बात। और साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में जुटे अमित शाह, इन्वेस्टर समिट में बताया प्लान। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि नितिन गडकरी ने देश से किया वादा, अगले साल तक अमेरिका जैसी बनाएंगे भारत की सड़कें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत में मोदी का विकल्प अभी कोई नहीं है और मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, फटाफट से रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अजीत डोभाल के इस बैठक में हिस्सा लेते ही पाकिस्तान में मच गई खलबली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 9 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अजीत डोभाल मॉस्को में अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, मगर डोभाल पुतिन की मुलाकात की पाकिस्तान में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जिससे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत काफी सावधानी से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर कर रहा है और साथ ही अफगानिस्तान में भारत की नीति पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है और वो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में सेना के काफिले पर फिर हमला, 3 सुरक्षा कर्मियों की हो गई है इसमें मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सुरक्षा कर्मियों पर हमले का सिलसिला रुक नहीं रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मीर अली सब डिवीजन में सेना के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तानी पुलिस के 3 कर्मियों की मौत हो गई है और 22 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि भारी पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारी और पुलिस कर्मी बानू जा रहे थे, उसी दौरान एक रिक्शा उनसे टकरा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आधुनिकता के साथ परंपराओं को मजबूत करेगा भारत, G20 की अध्यक्षता, गर्व की बात, पीएम मोदी का बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और इस बात पर जोर दे रहा है कि वो आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को मजबूत करेगा। मोदी ने यह भी कहा है कि देश की नीतियों और प्रयासों में कोई भेदभाव नहीं है और इसका उद्देश्य गरीबों, पिछड़ों तथा वंचितों की प्राथमिकता के साथ सेवा करना है। मोदी ने समाज सुधारक एवं आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने जयंती समारोह के लोगों का भी अनावरण किया और उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है वो एक गर्व की बात है? तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की तैयारी में जुटे अमित शाह, इन्वेस्टर समिट में बताया अपना प्लान। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और इसकी वजह यह है कि इस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने की वजह से उत्तर प्रदेश केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है और प्रधानमंत्री बनाना यहां से ज्यादा सीटें जीते बिना संभव नहीं है। बीते 10 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और शाह ने यहां जो कहा उसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी को मजबूत बनाने और 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने में अमित शाह की अहम भूमिका थी और गृह मंत्री अमित शाह की बातों से पता चला कि पार्टी का अगला टारगेट 2024 है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर रहेगा। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो परिवर्तन आया है वो पूरे देश के लिए शुभ है, क्योंकि जब तक यूपी जैसे बड़े सूबे का विकास नहीं होता, जब तक यूपी विकास की राह पर नहीं चल पड़ता है, तब तक हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन गडकरी ने देश से किया वादा, अगले साल तक अमेरिका जैसी बन जाएंगी भारत की सड़कें। जी हां दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पहले चरण के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को वादा किया कि अगले साल यानी वर्ष 2024 के अंत तक देश का सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश रहेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के हाईवे को अमेरिका के बराबर करने की कोशिश करेंगे। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानक की आधारभूत संरचना बनाना, जो लक्ष्य उन्होंने हमारे सामने रखा था, उस संदर्भ में हमारा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का सड़क
बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाशिवरात्रि पर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 21 लाख दिए से जगमगाएगा उज्जैन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है इसको लेकर बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन इस बार उज्जैन गिनीज बुक में अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज करवाएगा। महाशिवरात्रि के दिन महाकाल नगरी में कुल 21 लाख दीपक जलाने का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम 2023 कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 18 फरवरी को करीब 21 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। उज्जैन में पिछले साल महाशिवरात्रि पर 11,71,078 मिट्टी के दिए जलाए गए थे और इस बार अब 21 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये नया रिकॉर्ड दर्ज कराने वाला है मध्य प्रदेश। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दौसा में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, बोले राजस्थान को अस्थिर सरकार से चाहिए मुक्ति। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के दौसा में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अब अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गलत बजट भाषण पढ़ने पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा हर तरफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ क्या हाल बना दिया है, कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है, ये राजस्थान के लोगों से छिपा हुआ नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। 2024 के लिए जेडीयू की सीट से मिशन 38 बिहार का शंखनाद करेंगे अमित शाह। पूरा प्लान आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। 28-29 जनवरी को दरभंगा में बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि पार्टी ने 40 में से 38 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से कभी कोई समझौता नहीं करेगी। अब बीजेपी अपने इसी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से नीतीश को ललकारने की शुरुआत वो करने वाले हैं। सितंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरे के दौरान कहा था कि वो हर महीने 2 बार बिहार का दौरा करेंगे। सितंबर के बाद अमित शाह अक्टूबर के महीने में 1 दिवसीय बिहार दौरा कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन पाकिस्तान से युद्ध में हिस्सा ले चुके ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा संभालेंगे लद्दाख की कमान। जी हां दोस्तों, लद्दाख में छठे शेड्यूल को प्रभावी बनाने के मुद्दे पर प्रदर्शनों के बीच नए उपराज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने जा रहे सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के समक्ष विकास को तेज गति देने के साथ जन आक्रोश कम करना मुख्य चुनौती होगा। रणनीतिक रूप से अहम लद्दाख में विकास के साथ क्षेत्र की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है और ऐसे में चीन पाकिस्तान से युद्ध में हिस्सा ले चुके ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में और भी प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। इस समय लद्दाख के सीमांत क्षेत्र में सेना को विश्वास में लेकर बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी माथुर अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले उपराज्यपाल के रूप में क्षेत्र में विकास को तेजी देने के सूत्रधार बने। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जासूसी गुब्बारा हमारे यहाँ दिखा तो मार गिराएंगे, ब्रिटिश रक्षा मंत्री को 2 टूक चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के जासूसी गुब्बारे की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और हाल ही में अमेरिका ने अपने ऊपर नजर आए एक विशाल गुब्बारे को मार गिराया था। अमेरिकी डिफेंस अधिकारियों का कहना है कि चीन आसमान में कई किलोमीटर ऊंचाई पर बड़े बड़े गुब्बारे भेजकर दूसरे देशों की जासूसी करता है और इस पर ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर चीनी जासूस गुब्बारा ब्रिटेन में घुसा तो उसे पलक झपकते मार गिराया जाएगा। ब्रिटेन में रक्षा मंत्री बेन वालेस हैं और द सन न्यूज से बात करते हुए बेन वालेस ने कहा कि वो ब्रिटेन के ऊपर उड़ने वाले किसी भी चाइनीज स्पाई बैलून को मार गिराने की सिफारिश करेंगे और कहा कि क्या ऐसा है भी कि कोई चीनी सैटेलाइट शायद ब्रिटेन की परिक्रमा कर रहा हो और हमें देख रहा हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा कि हमें कोई संदिग्ध वस्तु नजर आएगी तो उसे सीधा मार गिराएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लिथियम के खजाने के बाद बदल जाएगी भारत की तकदीर, चीन की कुछ यूं उड़ने वाली है नींद। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसे में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना किसी जैकपॉट लगने से कम नहीं है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है और ये भी कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। इसकी कुल क्षमता 59 लाख टन है
है जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है और लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत कई आइटम के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है और इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है और अब भारत को ये बड़ा भंडार लिथियम का मिल गया है जिसके बाद चीन की उड़ने वाली है नींद। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खुफिया गुब्बारे के बाद 40,000 फीट की ऊंचाई पर दिखी संदिग्ध वस्तु, अमेरिकी जेट ने उसको मार गिराया। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस ने कहा कि शुक्रवार को अलास्का के ऊपर एक अमेरिकी फाइटर जेट ने एक अज्ञात वस्तु को मार गिराया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस वस्तु का मूल उद्देश्य क्या था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति ने सेना को वस्तु को गिराने का आदेश दिया है। किर्बी ने कहा कि वस्तु उस विशाल खुफिया चीनी गुब्बारे से बहुत छोटी थी और बता दें कि खुफिया चीनी गुब्बारे को पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका को पार करने के दौरान शनिवार को अटलांटिक तट पर अमेरिकी लड़ाकू जेट की तरफ से मार गिराया गया था और ऐसा बताया जा रहा है कि यह मोटे तौर पर एक छोटी कार के आकार का था और लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली बार 2 वंदे भारत ट्रेन एक साथ शुरू, प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, कहा यह भारत की गति और पैमाने का है प्रतिबिंब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में वंदे भारत ट्रेन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है जिसका परिणाम है कि सांसद अब अपने क्षेत्र के लिए भी इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब सांसद अपने क्षेत्र के स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने की व्यवस्था के लिए पत्र लिखते थे, 1-2 मिनट के लिए स्टॉपेज मांगते थे। अब जब सांसद मिलते हैं तो वो अपने क्षेत्र में वंदे भारत की मांग करते हैं। ये आज वंदे भारत ट्रेन का क्रेज है। प्रधानमंत्री मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई शोलापुर वंदे भारत और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए उसके बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे और ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि मेक इन इंडिया के तहत तैयारी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन भारत की गति और स्केल को दर्शाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत का निरीक्षण किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में जमकर गर्जे अमित शाह, बोले कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को छोड़ा था, पीएम मोदी ने लगाया उन पर प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दक्षिण कन्नड़ के पूर्वोत्तर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कर्नाटक को महज भाजपा ही सुरक्षित रख सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ही ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी कंतारा देखी है, कंतारा देखकर मुझे पता चला कि यह प्रदेश कितनी समृद्ध परंपराओं का है और देश में बहुत कम क्षेत्र हैं जहां के लोग विषम परिस्थिति के बाद भी खेती से देश को समृद्ध बनाते हैं। इसी बीच गृह मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करते हुए कहा कि आज ही के दिन मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर उनकी निर्मम हत्या हुई थी। करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको प्रणाम करता हूं। और इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक का भला सिर्फ भाजपा ने किया है, येदियुरप्पा के नेतृत्व में ही बेंगलुरु बना और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 लोगों को छोड़ने का काम किया था जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए टैक्स रिजीम से मध्यम वर्ग को राहत, वित्त मंत्री ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को किया संबोधित। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि नई टैक्स रिजीम मध्यम वर्ग को अधिक फायदा मिलेगा और इस रिजीम के तहत उनकी जेब में अधिक पैसा बचेगा। बजट के बाद केंद्रीय रिजर्व बैंक के बोर्ड को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि लोगों को सरकारी योजनाओं के जरिए निवेश के लिए प्रेरित किया जाए बल्कि उन्हें निवेश के संबंध में व्यक्तिगत निर्णय लेने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से प्रभावी रियायती कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। 3 से 6 लाख तक की आमदनी वालों को 5% की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा और 6 से 9 लाख तक की आमदनी पर 10% टैक्स लगाया जाएगा जबकि 9 से 12 लाख की आमदनी पर 15% की दर से आयकर देना होगा। 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20% जबकि 15 लाख से अधिक आमदनी वालों को 30% कर का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी तक किसी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब इस वायरस को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कहा नहीं बरती सावधानी तो कोविड के जैसे मचेगी तबाही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 की पूरी दुनिया में 2020 से ही तबाही मचा रखी है और कोरोना के कारण दुनिया के कई देशों की हालत इतनी खराब हुई है कि वो अभी तक नहीं संभल पाए हैं और इसी बीच एक और वायरस का महामारी बनने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन के पक्षियों के अलावा स्तनधारी जीवियों में
फैलने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता बढ़ गई है। मिंक, ऑटर, लोमड़ी, सी लायन जैसे स्तनधारी जीवों में बर्ड फ्लू फैलने पर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ऐसे में इंसानों में भी संक्रमण का खतरा दिख रहा है, क्योंकि इंसान भी स्तनधारी जीवों का ही प्रकार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब तक पाकिस्तान नहीं करता ये सारे काम तब तक संभव नहीं है बातचीत, भारत ने रख दी है शर्तें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान भले ही भारत का पड़ोसी है, लेकिन उसकी आतंकवादी गतिविधि के चलते दोनों देशों के संबंध अति तनावपूर्ण है और इस वक्त कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों भारत के साथ संबंध सामान्य करने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि कोई मामला है तो उसका हल आतंकवाद एवं हिंसा से मुक्त माहौल में द्विपक्षीय तरीके से निकाला जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि इस तरह का अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। जब तक पाकिस्तान की ओर से ऐसा कदम नहीं उठाया जाता तब तक उसके साथ बातचीत संभव नहीं है। तो दोस्तों फिर से भारत ने एक बार दोहरा दिया है कि टॉक एंड टेरर कुड नॉट गो टुगेदर। आप टेरर खत्म कीजिए तभी टॉक हो सकती है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लगातार बढ़ रहे तापमान पर लग सकता है ब्रेक, ठंडी हवाओं से गिर सकता है पारा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी है, हवाओं का रुख बदलने लगा है और इससे फिर हवाएं ठंडी चलेंगी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और वर्षा भी हुई है, इससे वहां का वातावरण काफी ठंडा हो गया है और वहां से सर्द हवाएं चलने लगी हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रविवार से तापमान में गिरावट होने लगेगी और मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रमुख बाजवा ने इमरान खान को बताया देश के लिए खतरा, कहा अगर वो प्रधानमंत्री बने रहते तो पाकिस्तान ही नहीं होता। जी हां दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देश के लिए खतरा है। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बाजवा ने दावा किया कि अगर उनके नेता इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहते तो कोई पाकिस्तान ही नहीं होता, क्योंकि इससे देश का अंततः विनाश होता। सरकार से संबंध रखने वाले पत्रकार जावेद चौधरी के साथ एक चर्चा में बाजवा ने आरोप लगाया कि कैबिनेट की बैठक के दौरान खान ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को संदर्भित करने के लिए एक पंजाबी शब्द का इस्तेमाल किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरा वुहान, भारी बारिश में रेनकोट और छाते के साथ हजारों की संख्या में लोग नजर आए। जी दोस्तों, चीन में जिनपिंग सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। चीन के वुहान में हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग सरकार की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से नाराज हैं। पिछले साल के आखिर में देश भर में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद से सार्वजनिक असंतोष के नए मामले में हजारों लोगों ने अपने चिकित्सा लाभों में कटौती के विरोध में मध्य चीन में भारी बारिश के बीच प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में यांगजी नदी के किनारे बसे वुहान शहर में सरकार के खिलाफ रेनकोट और छाता लिए बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आ रही है, जबकि पुलिस अधिकारी उन्हें फाटकों के पास जाने से रोकने की कोशिश में लगे दिख रहे हैं। रेडियो फ्री एशिया के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो में कैमरे के पीछे से पुलिस अधिकारियों पर चिल्लाते लोग कहते दिख रहे हैं कि हम जैसे आम लोगों को क्यों बरगलाया गया, ये अपमानजनक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्लाइट, ट्रेन, सड़कें सब कुछ ठप। तुर्की के बाद अब जापान में आई आफत। जी हाँ दोस्तों, जापान में शुक्रवार को भारी बर्फबारी ने आफत मचा दी। इससे देश में ट्रेनें और विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सड़क यातायात भी इससे अछूता नहीं रहा और इससे बड़े पैमाने पर जनजीवन पर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फबारी की वजह से जापान में तकरीबन 100 विमान सेवाओं ने उड़ान नहीं भरी। पूर्वी और मध्य जापान में 31 राजमार्गों को बंद कर दिया गया। मध्य जापान और पूर्वी जापान में बर्फबारी की वजह से दर्जन भर से अधिक ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े ट्रेन ऑपरेटर ईस्ट जापान रेलवे का कहना है कि टोक्यो और पूर्वोत्तर प्रांत के बीच हाई स्पीड ट्रेन सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीनी गुब्बारे की हवा निकालेगा डीआरडीओ का तपस ड्रोन। भारत ने तैयार किया चीन की बैलून कॉन्स्पिरेसी का काउंटर प्लान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा चीन के स्पाई बैलून को मार गिराने के बाद भारत समेत कई देशों पर चीन की अपने ऐसे स्पाई बैलून्स के जरिए निगरानी की खबरें सामने आई हैं। भारत ने चीन की चालबाजी से निपटने के लिए पहले ही अपना काउंटर प्लान तैयार कर हवाई और समुद्री सीमाओं पर सर्विलेंस बढ़ा दिया है। चीन के बदलते तरीकों से अपने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और डेटा को बचाने के लिए भारत ने आधुनिकतम तकनीक के जरिए काउंटर बलून योजना लागू कर दी है। इसके तहत पूर्वी छोर पर नॉर्दर्न बॉर्डर से लेकर दक्षिण में अंडमान तक अपनी निगरानी को बढ़ाने और चीन की जासूसी को रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी में से एक है डीआरडीओ द्वारा तैनात
किया गया तपस ड्रोन, जो अब तक का सबसे ज़्यादा ऊंचाई और एंड्योरेंस वाला ड्रोन है, जो चीन के गुब्बारे समेत किसी भी सर्विलांस डिवाइस का पता लगाकर उसे खत्म कर सकता है।